नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लोकेंद्र कुमार है और मैंने यूपीएससी सिविल सर्विस 2024 और 25 दोनों में सफलता प्राप्त की है। मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा एसए पेपर के बारे में, एसए कैसे लिखा जाता है, उसके पीछे का क्या स्ट्रेटजी वगैरह। उसमें एक्चुअली मैंने एक क्लास कर ली थी, लेकिन इसको वापस थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करके मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो हम अब डिस्कस करेंगे एसए पेपर के बारे में। थोड़ा मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया, 2 बार सिलेक्शन के बाद मेरा जो स्कोर था एसए में वो 98 था 2024 में और 114 था 2025 में। जैसे आपको पता है यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम होता है। मेंस में 9 पेपर होते टोटल, और 9 पेपरों में से आपको अगर ब्रीफली बताऊं तो 2 ऑप्शनल के पेपर होते हैं, 2 लैंग्वेज के होते हैं, 4 जीएस के पेपर होता है और 1 एसए का पेपर। वही एसए का पेपर हम पढ़ाएंगे, वही हमारे एसए का पेपर हम पढ़ेंगे इस क्लास के अंदर। और उसे जब हम एक निबंध ऐसे जो उसको पढ़ेंगे, और वो कितने नंबर का होता है, 250 नंबर का पेपर होता है। 250 में से 125 कितने वर्ड लिमिट, जिसमें से 8 टॉपिक होते हैं। पहले 8 टॉपिक में से 4 पहले भाग में, 4 दूसरे भाग में, उसमें से 2 एक सेलेक्ट करके 2 ऐसे लिखने। कितनी वर्ड लिमिट है, 1000 से 1200 वर्ड्स का, और एक पेज में हम 70-80 वर्ड्स मानते हैं, और उस हिसाब से ये कुछ 15 पेज बन जाता है। तो 15 पेज भरने होते हैं नॉर्मली, आप अगर जितना लिख सकें। और नॉर्मली जो निबंध होते हैं वो 2 टाइप के हो सकते हैं। एक कॉन्क्रीट, जिसमें मूर्त विषय होते हैं। मूर्त विषय ऐसे जो अवधारणा आधारित होते हैं, जिसके अंतर्गत हम ऐसी अवधारणाओं के बारे में डिस्कस करते हैं या ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, और जिसमें कुछ वस्तुनिष्ठ टॉपिक्स से रिलेटेड डिस्कशन होता है, उसके बारे में एनालिसिस होता है, तो उसको हम कहते हैं मूर्त। और जिसमें व्यक्तिनिष्ठता होती है उसको हम लोग अमूर्त सब्जेक्ट होते हैं। तो हम मूर्त के ही एग्जाम्पल के रूप में देखें तो भारत के वे सपने जो हमें सोने नहीं देते, वैश्वीकरण एक चुनौती या अवसर, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। ठीक है, और लोकतंत्र और उसके बारे में कुछ बोले, या हम उनको अगला एक टॉपिक और बोल सकते हैं, तकनीकी विकास एक अवसर या चुनौती। तो हम इस तरह से डिस्कस करें तो तकनीकी लेवल पे इनके जो डिस्कशन करेंगे वो एक मूर्त सब्जेक्ट है, और इसमें मूर्त में हम मूर्त बातें ही डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट चल रहा है, या उसमें क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, क्या फ़ायदे होंगे, किन किन वर्गों या लोगों को अफेक्ट करेगा। तो उस तरह से हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन इसके बियॉन्ड नहीं होती। इसमें आप कुछ भी अपनी ओर से किसी की व्याख्या करके इस तरह से नहीं होगा। वहीं जब हम बात करते हैं मूर्त विषयों की, उसमें हम विश्लेषण करते हैं, उसके हम एग्जाम्पल देखें तो जैसे अपरिचित जीवन व्यर्थ है, प्रेम एक मार्ग है न कि लक्ष्य, न कि यह एक लक्ष्य या गंतव्य है, या ये मार्ग है कोमा ये एक लक्ष्य या गंतव्य नहीं है। उस टाइप में जोखिम लेने का खतरा, या जो जोखिम लेने के परिणाम, जोखिम नहीं लेने के परिणाम से, या खतरे, सॉरी परिणाम नहीं होगा, यहाँ पे खतरा ही होगा कि जोखिम लेने का जो खतरा है वो जोखिम नहीं लेने के खतरे से अधिक होता है। तो ऐसा पूछा गया 2024 में। तो इसमें अब जोखिम को, इसको पता नहीं, ये फिलोसॉफिकल टाइप में, तो इसको पता नहीं, जोखिम को कोई कुछ भी करके और इसका क्या कहते हैं विश्लेषण कर सकते हो। तो इस तरह से हम डिस्कशन देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट बात आती है निबंध। निबंध की जो बेस्ट क्वालिटी या जो उसकी कसौटियाँ है वो क्या होनी चाहिए, हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है,
तो डिस्कशन करेंगे तो पहला है कि भाषा सरल होनी चाहिए, सुबोध होनी चाहिए, उसमें प्रवाह अच्छा होना चाहिए, ये आप ध्यान रखें। और ये क्वालिटी आप केवल प्रैक्टिस से ही प्राप्त कर सकते हो और कोई इसका दूसरा तोड़ नहीं है। तो अपने लेवल पे प्रैक्टिस करोगे तो ये जितना अच्छा होगा उतना ही आप अपने विचारों को अच्छे से सामने वाले इंसान के सामने प्रकट कर पाओगे। दूसरी बात है व्याकरण जो अशुद्धियाँ है वो मिनिमम हो या बिल्कुल भी नहीं हो, इस पर ट्राई करो। तीसरी बात है अंतर संबंधता रखो, हर टॉपिक, हर स्टेंजा, हर जो पंक्ति है उसके बीच में कनेक्शन हो, कनेक्टिविटी हो। वहीं दूसरी बात ये है कि 2 स्टेंजा है या 2 पैराग्राफ है उनके बीच में भी कनेक्टिविटी हो। तो इस तरह से, या आयाम लिख रहे हो आप, कोई पर्सपेक्टिव लिख रहे हो सोसाइटी को, या कोई भी, जैसे हर तरह उनमें भी आपस में कनेक्टिविटी हो। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के लिए बताऊं कि आपने मान लो कहा कि कोई टॉपिक के बारे में ये क्या है, तो उसको कनेक्ट करके क्यों के बारे में लिखा है। भाई ये ऐसे है, मान लो कहे कि अपरिचित जीवन व्यर्थ है, इसका मतलब क्या है। ऐसे में कोई उदाहरण दे के आपने एनेक्डोट के साथ समझाया कि ऐसा ऐसा हुआ था, तब किसी का जीवन है वो अंततः ये समझ में नहीं आया कि उन्होंने क्या किया, तो ऐसा क्यों होता है। तो फिर हम उसमें एक्सप्लेन करेंगे ऐसा जीवन जिया तो उसे क्यों हुआ, क्योंकि वो हर बार वही गलती करेगा तो वो उस गलती से बाहर ही नहीं निकला, तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो ये ऐसे कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, व्यवस्था का मतलब ये वापस सेम है। यहाँ पे हम बात अंतर संबंधता मतलब है कि कनेक्टिविटी के साथ बात कनेक्ट होनी चाहिए, कि हर बात पिछली वाली बात आगे वाली बात से कनेक्ट हो। दूसरा वाली बात ये ऑर्डर होना चाहिए। ऑर्डर का मतलब ये होना चाहिए जो पहले आनी चाहिए बात वो पहले आए, ठीक है। पहले वाली बात पहले आए और बाद वाली बात बाद में। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप चुनौतियाँ पहले लिखो समाधान पहले लिखो और चुनौतियाँ बाद में लिखोगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात होगी। तो इस हिसाब से व्यवस्था ऑर्डर होना चाहिए कि पहले क्या होना चाहिए। जैसे आपने पहले क्या लिखा, फिर क्यों लिखा, फिर कैसे लिखा, तो इस टाइप से कनेक्टिविटी होनी चाहिए। और इसके चैलेंजेस क्या है, उसको हम सुधार कैसे सकते हैं, जो इस तरह से टॉपिक हम डिस्कस करें। नेक्स्ट है विचार को वरीयता देना। हमें ऐसे में क्या करना है, विचार है ना उसको ज़्यादा महत्व देना है, विचार को अच्छे से डिस्क्राइब करना है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि अनेकांतवाद है, ठीक है, उसको पर्याप्त रूप से बताना है। यहाँ आप कि भाई सब कोई भी नॉलेज है वो पर्याप्त नहीं है। अनेकांतवाद अगर आपको फिलोसफी याद है उसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक हाथी के शरीर की डिस्क्राइब से रिलेटेड है। तो उसमें बताया हुआ है कि कई जो सूरदास लोग हैं या जिनको नहीं दिखता है वे लोग हैं, उनको या आँखों पे पट्टी बांध के उनको, या सॉरी पट्टी नहीं, जिसने जन्म से ही मतलब जो देख नहीं सकते हैं वैसे लोगों, उनको बोला गया जिन्होंने कभी, उनको किसी को नॉलेज नहीं है किसी भी चीज़ का, उन्होंने कभी देख के उसको एहसास नहीं किया, तो उनको कहा गया कि तो आप जाओ और आपके सामने एक हाथी खड़ा है और उसको आप डिस्क्राइब करो। तो किसी ने हाथी का पैर पकड़ा, किसी ने हाथी के जो है सूंड है उसको टच किया, तो किसी ने कोई अलग शरीर का पार्ट टच किया। तो उसके चलते हर किसी ने हाथी को अलग अलग तरह से डिस्क्राइब किया। तो इसका मतलब ये है कि संसार में जो भी लोग रह रहे हैं, जितने इस जगत में जो लोग रह रहे हैं या संसार में जो लोग रह रहे हैं, उनको किसी को एकदम परफेक्ट नॉलेज नहीं है। जो हम लोग परफेक्शन की बात करते हैं वो परफेक्ट नॉलेज नहीं है। जिसको जो अनुभव हुआ उसने उसी को ही लाइफ मान लिया और उसी को ही अंतिम चीज़ मान ली। वहीं हमारे जैसे सनातन धर्म में भी देखते हैं तो उसमें भी हमने देखा है कि उसमें बोला था मंडेर मुंडे मतिर भिन्ना, मतलब जो और वेदों में भी लिखा हुआ है कि जिन व्यक्तियों के जैसे जैसे सर चेंज होता है अर्थात लोग चेंज होता है, उस तरह से लोगों की मत भी चेंज हो जाती है। किसी के लिए लाइफ के बारे में कुछ और कॉन्सेप्ट होता है, किसी के लिए कुछ और। तो ये एक व्यक्ति से व्यक्ति में परिवर्तित होता रहता है। तो ये हमें एक सहिष्णुता के कॉन्सेप्ट को समझाता है। फिर नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। आप जो भी ऐसे में जिस बारे डायमेंशन को टच करते हो उस सब में एक वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, एक ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, ताकि आप एक अच्छे कंटेंट को एक अच्छा कंटेंट दे पाओ,
ताकि सामने वाले इंसान को ये लगे कि ये बातें हवाई भाई नहीं है। तो उसमें आप फ्लो चार्ट लगा दो, मैप बना दो, रिपोर्ट का डाटा दे दो, और भी कोई भी डाटा वगैरह उनको लिखो जो चाहे अभी इकोनॉमिक सर्वे का हो, या और भी कोई सरकार ने अभी किसी भी प्रकार की कोई रिपोर्ट जारी या कोई भी जैसे फास्ट ट्रैक ऐसा कोई बनाया हो, या कोई हाई लेवल की कमेटी बिठाई हो, उसने एग्जामिन किया हो, जो भी हो, असेसमेंट हो कोई, तो वो लिखो उसमें, या किसी ने कोई पेपर छपे हैं उसमें उसको कोट करो। 7वां पॉइंट है कि हमें कोट्स एंड पंक्तियों इनको भी उसके साथ रखना, लेकिन उसमें भी फ़र्क है कि ये लाइनें वही लिखे जो कनेक्टेड दिखे और बिखरी भी ना दिखे, इसलिए। और वो जैसे इस टाइप में हो गया कि एक सुंदर महिला की बात करें, तो सुंदर महिला की बात करते हैं तो सुंदर महिला को जैसे आभूषण के बारे में हमने डायरेक्ट जो नॉर्मली देखा जाता है कॉन्सेप्ट, उसके अनुसार जो महिला एक लेवल तक पहनती है आभूषण वो ठीक है, लेकिन एक लेवल से ज़्यादा जब आभूषण पहने जाते हैं तो वो आभूषण एक पॉजिटिव या सकारात्मक प्रभाव नहीं डालते, ज़्यादा नकारात्मक। तो उस टाइप से ही हमें लाइनों को इस तरह से या पंक्तियाँ जो भी किसी भी फिलोसॉफिकल थॉट्स को अगर डाल रहे हैं तो वो फिलोसॉफिकल जो भी कॉन्सेप्ट है वो कनेक्टिव होना चाहिए। आप जिस बात बोल रहे हो वो कनेक्ट करनी चाहिए। जैसे हमने हमारे जो एक टेलीग्राम चैनल है CS विद लोकेंद्र कुमार, उसमें मैंने कई पंक्तियाँ डाली है, और भी हम आगे आने वाले टाइम डाल दो, आप उसको ज़रा याद कर लो। और उसको जो भी एथिक्स ऐसे इनमें सब में, चाहे एथिक्स हो या ऐसे हो या सोसाइटी का भी पार्ट में कोई डेवलपमेंट हो, उसमें भी लिख सकते हो। तो मोटा मोटा, और ऑप्शनल किसी का हिंदी लिटरेचर है तो वहाँ पे भी लिख सकता है, और शॉर्ट टाइटल भी देख सकते, क्योंकि हम एक डिस्कशन जो भी नॉर्मल कॉन्सेप्ट होता है वो बिहेवियर से रिलेटेड होता है, तो वो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें अपन बात करते हैं गद्यांश है, वो छोटे हो, ज़्यादा बड़े ना हो, आपस में इंटरकनेक्टेड हो, तो उस टाइप में लिखो। 9वां पॉइंट है कि और एक मतलब गद्यांश से जो 8वें पॉइंट में बात करें, गद्यांश भी काउंटिंग वाले हो और उसमें भी स्टार्ट करने का, जैसे मान लो नया टॉपिक आप यहाँ पे देखो, जैसे ये पेज है, जैसे आपने कोई नई चीज़ शुरू की है तो यहाँ से शुरू करो, यूँ लिखो, यूँ लिखा, यहाँ ख़त्म हुई। अब मान लो इसी ही टॉपिक की ही ये बात कह रहा है तो आप यहाँ आगे से शुरू करो, ठीक है, यूँ ख़त्म। अगर ये टॉपिक और ये टॉपिक सेम बड़ा वाला टॉपिक है, इसका पार्ट नहीं, तो अलग से शुरू कर रहे तो यूँ करो, फिर यहाँ करो। अगर इसी का ही टॉपिक कुछ सब टॉपिक है तो इसको ऐसे लिखो, समझा। जो हाशिया छोड़ रहे हो इस साइड वाला वो इस पर डिपेंड। तो ये जो गद्यांश का है ना प्रेजेंटेशन, वो भी शानदार लिखो, और बड़े बड़े गद्यांश ना लो। एक पेज में कोशिश करो कि 2 या 3 गद्यांश लिख लो, ताकि अच्छा दिखेगा, थोड़ा वो क्या कहते हैं अट्रैक्टिव या ऐसा लगेगा, ताकि वो उसको एंजॉय करेगा। नेक्स्ट है मल्टी डायमेंशनल हो, बहुआयामी हो, जिसमें आयाम ज़्यादा हो। पेस्टल से ही परे एक और डायमेंशन का थ्योरी है, जिसमें डायमेंशन में आप अलग अलग पर्सपेक्टिव लो, जैसे जो भी WH या क्वेश्चन मार्क जितने भी शब्द हैं उनको आप उसमें क्वेश्चन, या तो ये एक स्ट्रेटजी रहती है कि आप उसमें पहले अगर डिस्क्राइब करके फिर क्यों बता के फिर आगे वाले क्वेश्चन डाल दो, और पूरे सारे क्वेश्चन लिख के फिर लिखो। एक ये स्ट्रेटजी है। या फिर ये ऐसे करो कि आप एक जो भी एक कहते हैं ना रोटेशन बेस भी आगे क्वेश्चन उठाते जाओ और उससे कनेक्ट करते जाओ। या फिर आप जैसे अपनी आप एनालिसिस करो या उसको ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, तब आप क्या करो, ब्रेनस्टॉर्म करो, तब आप क्या करो कि भाई उसके बारे में लिख दो कि भाई मुझे ये पर्सपेक्टिव है, उसको कनेक्ट करो कि ये आपस में कनेक्ट, वो भी मैं कनेक्शन दिखा दूँ, बता दूँगा कि कैसे इसको कनेक्ट करना है और कैसे लिखना है, तो उसको भी हम करेंगे, ठीक है। तो मेनली ये क्वेश्चन मार्क जितने भी है उसके ऊपर रिलेटेड अपन डिस्कस करेंगे। तो वो डायमेंशंस होगी मैक्सिमम, और फिर उसी में ही ये पेस्टल यूज़ करेंगे। जैसे मान लो एक बार पॉलिटी का एग्जांपल लेके हमने मान लो क्यों डिस्कस कर लिया, तो दोबारा पॉलिटी का एग्जांपल नहीं रखेंगे, फिर दोबारा एग्जाम हम लोग इकोनॉमी का रखेंगे जिसमें कैसे डिस्क्राइब करेंगे। फिर हो सकता है
कुछ और डायमेंशन टच करो, तो उसमें अलग एग्जांपल डालेंगे। हर चीज़ के लिए एग्जांपल अलग डालेंगे, अलग अलग पर्सपेक्टिव से डालेंगे। लेकिन हम ये भी बताएंगे कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब होगा, कैसी सिचुएशन रहेगी, कौन सिचुएशन में ये रहेगी, मतलब एक आदर्श स्थिति कैसे रहेगी, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर रखेंगे अभी आप आने वाले टाइम में क्या क्या उम्मीद रखो, जिस आपसे मैं क्या उम्मीद रखता हूँ। मैं ये कहूँगा कि एक बार ये क्लास देख रहे हो जब भी, तो उसको आप पेन कॉपी साथ में रखो, और जो टॉइंट अभी जैसे 9-10 पॉइंट बताए ये आप राइट डाउन करके रखो, और आगे भी काम आएंगे। और इसको एक बार वापस देख लो, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, छोटी सी है, तो इसको वापस एक बार देख लो। तो पेन कॉपी साथ में रखना। दूसरा है कि निबंध आपको पढ़ने हैं, टॉपिक जितने भी PYQ में आए हुए उसके टॉपिक पढ़ो, फिर थोड़ा सा सोचो आप उसके बारे में क्या सोचो, और उसको एक ब्रेनस्टॉर्मिंग लिख के रख दो। अभी आप इतना करोगे तो आप ऐसे लिखने में कम, एटलीस्ट आप ये ट्राई करो भाई वो जो भी पूछा है ना आपको निबंध, उसका एसेंस समझ में आए कि एग्जैक्टली उसने पूछा क्या। फिर तीसरी बात, एक कोटेशन का एक बुक डायरी बना लो, ऐसे के लिए एक डायरी बना लो। ठीक है, एक डायरी बना लो जिसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे कौन कौन से एग्जाम्पल कैसे कैसे यूज होते हैं, और मैं आपको बता दूंगा, तो आप उसको भी उसमें ऐड करते रहिएगा। तो उससे क्या आपका वो कंटेंट इनरीच होता जाएगा। ठीक है, कोटेशन हो गया, डाटा हो गया, कोई कहानियाँ हो गई, जैसे आपने कभी अंगुली माल की कहानी सुनी हो, अंगुली माल, ये कौन है जिनका महात्मा बुद्ध ने उनका हृदय परिवर्तन करवाया था, HP। ठीक है, तो वो वाला, तो ऐसा एग्जाम्पल कभी कभार हो सकता है, ये कई जगह यूज हो सकता है। या चोरी कांड था, तो इससे रिलेटेड जो भी एक थ्योरी जो हम इसका यूज कर सकते हैं पॉलिटिकल की हिस्टोरिकल एग्जाम्पल में, कि महात्मा गांधी जी ने ऐसी सिचुएशन में अपने वैल्यूज़ को किस तरह से मजबूती से उसको कंटिन्यू किया, तो वैसी जो बातें होती है उसको हम यहाँ दे सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल आप कॉपी में लिख के रखोगे, एक डायरी में अलग से लिख के, आपको याद है बट वहाँ एग्जाम में उस दिन याद नहीं आएगा, इसलिए आप मैक्सिमम ऐसे एग्जाम्पल एक पेज में केवल इतना लिखोगे, चौरा चारा खंड, फिर आप जैसे भी जो भी कोई ऐसे आएगा उसके ऊपर लिख पाओगे। तो ऐसे मैक्सिमम जो भी एग्जाम्पल, जैसे किसी को भी कुछ मिल रहा हो, नाम क्या है, पद्मश्री मिल गया, भारत रत्न मिल गया किसी को, या कोई अवार्ड मिल गया, तो उसकी कोई स्टोरी होगी उसके पीछे की, क्योंकि वो उन्होंने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई काम किया है, तभी उनको ऐसे बड़े होगा। तो उन्होंने इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई काम किया, तो इसका मतलब उन्होंने बहुत मेहनत की। अगर मेहनत की है तो बहुत अच्छा रिजल्ट लाए है ना, उसके चलते आपको उनसे इंस्पायर जो भी स्टोरी है उसको भी लिखना चाहिए। तो उस टाइप में आप अपने लेवल पे थोड़ी मेहनत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना इस पर मेहनत करोगे उतना ही आपका ऐसा इनरिच होगा, और उसमें इतनी ही क्वालिटी आएगी, और उतना ही डायमेंशन टच होंगे। फिर नेक्स्ट है यही जो एथिक्स वाले जो नैतिक दार्शनिक कॉन्सेप्ट है ना, कि भाई आप दार्शनिकों का योगदान, नैतिकता के विकास में दार्शनिकों के योगदान के बारे में जो चैप्टर के बारे में डिस्कस किया गया है, तो उसके जो भी दार्शनिक है उनको भी कॉन्सेप्ट याद रखना। एथिक्स में हो सकता है आपके कॉन्सेप्ट इतना अच्छे से डिस्क्राइब करके लिखने की ज़रूरत पड़े या ना पड़े, लेकिन यहाँ पे आप अच्छे से कोई भी थोड़ा, जैसे मैंने अनेकांतवाद को समझाया, वैसे वैसे और भी जो भी कॉन्सेप्ट है, जैसे यूटिलिटेरियन जो उपयोगितावाद के सिद्धांत है, सुखवाद का है, परार्थवाद का हो गया, या सामाजिक संबंध समझौता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिसको थ्योरी दी थी जो पश्चिमी होप्स और लॉक ने क्या उसके पीछे की थ्योरी थी, कैसे डेवलपमेंट, वो आप एग्जांपल दोगे तो वो काम की। तो ये डायरी वाली बात बोल दिया जो, और GS वाला जो कंटेंट है वो चलो फिर इसको आप अगर उसको ओवरलैप कर रहा तो उसको एक बार स्किप कर सकते हो, और केवल आप GS वाले भी एक डायरी बना सकते हो जिसमें डाटा वगैरह लिखो जो इसमें यूज़ कर सको, लेकिन GS में तो आपको एग्जांपल के लिए यूज़ करना ही है। तो मोटा मोटा आपको मैंने ये समझा दिया, फर्स्ट क्या क्वालिटी क्या होनी चाहिए, सेकंड दोनों में अंतर क्या, कितने नंबर का पेपर आता है, कितने टाइम में लिखोगे। तो वो टाइम मैंने अगर आप बताया नहीं है तो 3 घंटे में 2 ऐसे लिखना है, 1 घंटे में एक ऐसे को 1 घंटे 25 मिनट, और दूसरे को भी 1 घंटे 25 मिनट, और 5 मिनट वैसे ही लग जाते हैं। तो 2 और 2 घंटे 50 ये हो गए, 5 मिनट लग जाते हैं, मतलब 5 या 10 मिनट है उसका मार्जिन लेके चलो, क्योंकि ये आपको 1 घंटे 25 मिनट में कैसे लिखना है, ये टारगेट लेके चलना। ठीक है, नेक्स्ट अभी थैंक्स वॉचिंग के लिए रुको, एक थोड़ा और टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। तो ये वाला हो गया ना, फिर हम बात करेंगे कि
या आप अगर मान लो ऐसे इतना 2 घंटे 50 मिनट में लिख दिया, फिर उसके बाद आप अंडरलाइन करना हो या जो भी कहते हैं ना कारीगरी जो भी करनी है वो कर लेना बाद में, नहीं तो आपके पास उतना टाइम नहीं बचेगा। तो थोड़ा कभी कभार इशू रहता है। अभी थोड़ी कॉपी भी बढ़ा दी गई, शायद 15 पेज आते हैं, अभी मुझे भूल गया हूँ, आई थिंक 15 पेज आते हैं, 15 आते हैं या 16 पेज आते हैं। तो बहुत बड़ी काफ़ी बड़ी कॉपी होती है और उसके चलते आपको और टारगेट ये रखना, जो मैंने पीछे वाले जो कसौटियाँ बताई है उसको ट्राई करना पूरी को अपने ऐसे में इम्प्लीमेंट कर पाओ। इसको हमेशा सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश करें, ठीक है। अब आगे आपको क्या करना है, पहले वो डायरी वाली बात की मैंने, जिसमें एग्जांपल जो भी बेस्ट प्रैक्टिस है, जो जैसे आपको याद हो एडिशन की स्टोरी है, मैं बताऊंगा कि ये स्टोरी कैसे लिखी जा सकती है। एडिशन की स्टोरी हो गई, चाहे जो एक इसरो का जो लॉन्च किया था तो उसमें भी जैसे जो वो फेल हो गया था, तो उसके बाद में किस तरह से इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रदर्शन हो गया, वो हो गया। फिर इसके अलावा हम एग्जाम्पल के रूप में देखें तो महात्मा गांधी की लाइफ स्टाइल से ये हो गई, और इसके अलावा हमारे जैसे भीमराव अम्बेडकर जी हो गए, सुभाष चंद्र बोस जी हो गए, या फिर जो भी इनकी लाइफ की जो भी कोई स्टोरी याद है आपको, कहानियाँ याद है, तो उनको आप इसमें डालो, कोट करो और उसको एक्सप्लेन करो कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम यहाँ पे ये भी स्टोरी देख रहे हैं। तो इस तरह से एक कि आप स्टोरी पूरी याद रखो, लेकिन इसको रेफरेंस रखो, एक डायरी में लिख के रखो, फिर उसके कोटेशन ये कि डायरी बना दो जिसमें आपके मतलब ऐसी 100 यूनिक चीज़ें हो, क्या 100 यूनिक चीज़ हो, तो आप मैं बता रहा हूँ। और उसको एक ये जो पहले कसौटियाँ दी है इसको लिख के आओ, तो 120 से कम आपको नंबर नहीं आएगा ऐसे में। जो मैंने इससे पहले जो कसौटियाँ बनाई, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, अंतर संबंध होने चाहिए, सब हो 120 से कम नहीं आएंगे। 100 यूनिक चीज़ें अपने एक कॉपी में डायरी में बना के लिखना। यूनिक का मतलब ये नहीं 100 का मतलब कुछ ऐसे डाटा फैक्ट्स हो गए, कुछ ऐसी स्टोरियाँ जो हो सकता है कोई और नहीं लिख रहा, आपने ऐसा बना के रख दिया, तो आपका वैसे बहुत शानदार होगा। मिनिमम 120 नंबर आएंगे आपको अगर इस लेवल को टच करेंगे। इसके लिए केवल क्या करना आपको वो बता दिया मैंने, एक डायरी बनानी, दूसरा प्रैक्टिस करनी लिख के, तीसरा सुधार करते रहना अपने से, कौन सी अशुद्धियाँ हो रही है, और वाक्य वगैरह वो छोटे रखना जो सरल सुबोध वाली बने। ये 2-3 चीज़ें आप प्रैक्टिस में सुधार हो जाएगा। आप एक बार वापस पढ़ना, आपको समझ में आ रहा है तो अच्छा होगा। तो मोटा मोटा आपको जो भी मैंने जो भी इस ऐसे में जुमान समझाना था वो समझ गए। अभी हम इसको क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और अगली क्लास में मिलेंगे, और थोड़ा ऐसे वाला सेशन थोड़ा लंबा चलेगा। अभी आपको केवल इंट्रोडक्टरी ये चीज़ें बता दी है, कैसे कैसे क्या क्या सोल्व करना है। फिर मैं हम बात करेंगे कि ऐसे कैसे लिखा जा सकता है। तो मैंने अच्छा स्कोर किया, मैं चाहता हूँ कि आप लोग हिंदी माध्यम का रिज़ल्ट और बेहतर बना सके, ठीक है। और इसी के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ऐसे के लिए एक बेसिक्स चीज़ें जो कैसे सोल्व की जा सकती है, और ज़्यादा लोड लेने वाली बात नहीं है। ऐसे का मतलब होता है कि आपको कुछ भी नॉलेज हो, जिस टॉपिक के बारे में बताया जा रहा है उसके बारे में जो भी नॉलेज है वो आप एक क्रम से लिखो। और जो टॉपिक दिया हुआ है, मान लो ये टॉपिक है तो ये टॉपिक है तो आप यूं करके लिखते रहो कुछ भी। फिर वो ये टॉपिक है, यूं नहीं जाना चाहिए। समझ आई? इस यूं का समझ आई कि कुछ बात पास में थी, कुछ थोड़ा वापस घुमा के वापस मतलब एकदम एवरेज देखो कैसे सीधा आ रहा है। यहाँ एवरेज का कुछ भरोसा नहीं, कभी बाहर जा रहा कभी इस तरह, ये नहीं होना चाहिए। ये होते ही आपका पूरा ऐसे गड़बड़ा जाएगा। तो ये नहीं करना, ये वाला रखना कि आप बैलेंस बना के आस पास तार लिखते जाओ, और वही ऐसे है। बाकी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक ही टॉपिक पे किसी भी तरीके से कुछ भी बढ़िया लिखा जा सकता है ऐसे। तो ये अपने आप के विचारों को। नेक्स्ट बात ये है कि
इसमें ऐसे, और इसका कारण है कि आप अगर जो भी जानते हो, जो कुछ जानते हो उसको बहुत अच्छे से पिरो के लिख दो तो बेहतर कनेक्टिविटी में ये सब बता दो, अच्छे से समझा दो, तो वही ऐसे है, उसी मेन टारगेट यही है। तो इसी के साथ सभी का धन्यवाद। और बाकी प्रचार करने वाला बात है तो लाइक्स और सब्सक्राइब वो भी बढ़ावा दें ताकि मुझे और भी मोटिवेशन मिले। और मैं कोशिश करूँगा लगभग ठीक ठाक चीज़ों के लिए स्ट्रेटजी वगैरह कुछ ना कुछ बनाता रहूँ ताकि आप सब लोग उससे जो मैंने अपने सीखा है वो आप सबको डिलीवर कर सकूँ, और आपका जो टाइम है जहाँ पे आप अपना जो पोटेंशियल वहाँ यूज़ कर पाओ, उस पर फोकस कर पाओ, पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करो, उसको उसको बढ़ाऊँ, और ये जो टाइम है जो आपका बिना फालतू के रिसर्च में चला जाए वो मैं यहाँ से कम करवाऊँ, यही मेरी कोशिश रहेगी। थैंक यू, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।